तो प्रस्तुत है मीराकांत लिखित जावेद अब्राहम द्वारा निर्देशित भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर। काम ठीक ठाक हो गया? बस वही चेक कर रहा था, ये कुछ कीले। ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। न जाने क्यों जीवन और लोग एक दूसरे का विलोप मानते हैं, पर कुछ के लिए तो वो एक बटी हुई रस्सी है इसमें इतने बल पड़ चुके हैं कि उसके रेशों को अलग करना लगभग नामुमकिन। इसलिए कभी कभी जीवन लगती है और जीवन एक मुसलसल मौत बन जाता है। निरंतर मृत्यु, देह से देहांतर तक पांव के नीचे मृत्यु की सर पर छाया मृत्यु का आकाश और आस-पास की हम हर बार कितना टाइम और लगेगा तुम्हें? बस वही समझिए फाइनल टच है। ये तुम्हारा फाइनल टच कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? अब क्या करें, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल आप ही कहेंगे कि ठीक है दो अपना ये फाइनल टच। जाने क्यों जीवन और मृत्यु को लोग एक दूसरे का सीढ़ियां बनवाई हैं, उन्हीं को फाइनल टच दे रहा हूं। आज तुम्हारा एक फाइनल टच। वैसे सीढ़ियां अच्छी बना लेते हो, स्टेज में जान डाल देती हैं। जी कभी कभी निकाल भी देती हैं। याद है वो पिछला नाटक और उसकी सीढ़ियां? कौन सा? हाँ वो हुमा। हाँ वही। हुमा को उड़ जाने दो, हुमायूं तो आप ही बने थे उसमें। साहब क्या सीढ़ियां थी उसकी। यार वही सीढ़ी यहां भी लगा देते। अरे ये कैसे हो सकता है?
वो सीढ़ियां तो बहुत पहली थी, ऊपर से फिसल कर नीचे आने के लिए, और ये नीचे से ऊपर जाने के लिए। क्या बात है, स्टेज बनाते बनाते तुम भी पूरे नाटककार हो गए हो। वैसे ये तो धर्मशाला की सीढ़ियां है ना? इस नाटक में धर्मशाला का क्या काम? शायद धर्मशाला की सीढ़ियों पर ही उसने दम तोड़ा था। उसने किसने? भुवनेश्वर ने। मानना पड़ेगा, ये नाटककार भी अजीब शय होते हैं। कलम उठा के लिख देते हैं सीढ़ियां, हमारी कमर टूट जाती है बनवाते बनवाते। और फिर उन्हीं सीढ़ियों से नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वालों को नीचे ले आते हैं। जाने इन्हें इधर उधर क्यों छूट जाती है? चलो भाई, मेरा काम तो हो गया, मैं निकलता हूँ। ये तो गया, ये ऐसे ही घूरता रहेगा खाली स्टेज को। आर्टिस्ट वीना बस। कौन हो तुम बताओ। नहीं जानते? मुझे क्या मालूम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देखा हो तो बताओ। पहले कभी नहीं देखा? तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो या खुद अपने आप से? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझे नहीं जानते। तुम उसे नहीं जानते जिसे पिछले 1 महीने से अपने सपनों में देखा, जिसे पढ़ रहे, सोच रहे, गुन रहे, जी रहे, और तो और उसकी मौत भी मर रहे। तुम नहीं जानते। कौन हो तुम? चलो मैं ही बता देता हूं। मैं भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद? शाहजहांपुर वाले? शाहजहांपुर? शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, कहां का? शायद इन सभी जगहों का, या शायद कहीं का भी नहीं। नहीं, कैसे हो सकता है? तुम भुवनेश्वर नहीं हो सकते। भुवनेश्वर तो मैं हूं। हाँ, ये देखो मुझे, ये भुवनेश्वर तो मैं हूं। चलो मान लेते हैं कि तुम भुवनेश्वर हो, क्योंकि कल मंच पर तुम ही भुवनेश्वर का जीवन जियो और उसकी मौत भी मरो। भुवनेश्वर की मौत। भुवनेश्वर की मौत। क्या तुम्हारे साहित्य में अभी मुहावरा चला नहीं, भुवनेश्वर की मौत मरना? हाँ, ऐसा भी नहीं होने देंगे। भुवनेश्वर, मेरा मतलब भुवनेश्वर जी। हाँ, भुवनेश्वर जी। जी, खुद तो भुवनेश्वर कहते हो और भुवनेश्वर होकर
कोई भावुक चापलूसी की चाशनी जेब नहीं देती, निकाल कर फेंक दो इसे बुलडॉग के मुंह की हड्डी की तरह। क्या बात? मैं जीवन में भुवनेश्वर रहा, तुम मंच पर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ताकि ठीक से निभा सकूं। क्या भुवनेश्वर को तो पूछो, सच क्या है? मतलब भाई मृत्यु? क्यों? अंतिम संस्कार करना चाहते नहीं। तो श्राद्ध करोगे या तर्पण? नहीं नहीं, प्लीज बताओ सच क्या है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी मौत बनारस में धर्मशाला के बाहर हुई। कोई कहता है कि तुमने लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे दम तोड़ा। कोई कहता है कि बरेली में एक लाश सड़क के किनारे पड़ी पाई गई, ऐसे ही हिचकिन का पजामा पहने। कोई कहता है इलाहाबाद में सिविल लाइंस पर ही कहीं, बनारस में रिक्शे पर ठंडे पड़े होने की खबर मिलती है। कोई कहता बनारस में बरगद के नीचे एक भिखारी मरा पाया गया जो भुवनेश्वर था, अछूतों द्वारा गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। भिखारी भुवनेश्वर, अनुप्रास अच्छा है। वैसे मरा भी तो कहा, खुले में बरगद के नीचे। साहित्यिक हरिजन था, प्रतिष्ठितों का दुरदुराया हुआ, उसे तो अछूते ठिकाने लगाते ना। पर मैं सच जानना चाहता हूं तुमसे। बताओ सच क्या है? सच सिर्फ मौत है। मौत? मगर किस स्थिति में? क्या पता? नहीं, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हो तुम, आधुनिक हिंदी एकांकी के प्रवर्तक। स्थिति और घटनाओं की महत्ता को समझते हो, फिर मुझे क्यों नहीं बता देते? सुनो, क्या मैं मर गया? तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? लोग कहते हैं भुवनेश्वर विक्षिप्त हो गया। पागल। मैं पागलों को बहुत चाहता हूं। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जैसे सपना हो। हम नहीं जानते वो कब क्या कर गुजरेंगे, इसलिए वो जवान घुंघराले बालों वाले प्रेमियों की तरह होते हैं या देवताओं की तरह, कब क्या कहते हैं, क्या कर डाले। पागल मैं हूं कि तुम्हारे सामने एक नहीं दो भुवनेश्वर खड़े हैं और तुम कहते हो कि भुवनेश्वर मर गया। पर मैं यानी भुवनेश्वर कल मंच पर धर्मशाला की सीढ़ियों पर आखिरी सांस लेगा। धर्मशाला? कभी कभी लगता था नजर उठाओ तो कॉफी हाउस, होटल, हॉस्टल, प्लेटफॉर्म की बेंचें, धर्मशाला और मौत भी। सुनो, वैसे सिचुएशन वो दूसरी वाली बुरी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा दमदार है। कौन सी? खुले नीले आकाश के नीचे बसी एक प्राचीन साहित्य नगरी की किसी मुक्त छंद सी सड़क पर खुले आवारा रिक्शे में फटेहाल कंगाल वृक्ष भुवनेश्वर नहीं, बल्कि उसकी लावारिस लाश। लावारिस लाश? चलो तुम शक कह लो, थोड़ा गरिमा में ऐसा लगता है। हाय रे मानव हृदय, अरे छोड़ो यार, क्या रखा है इन आहो वाहों में। चाय वाय नहीं पिलवाओगे? हाँ। एक कप चाय लाना, बिना दूध कम शक्कर, बिना दूध कम शक्कर। खाली चाय? ये पापड़ वापड़ नहीं है, ये तली मूंग की दाल। हाँ, 2 पापड़ भी लाना। और यहाँ कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा नमकीन लाना। हाँ, ये तुमने एक चाय क्यों मंगाई? मैं चाय नहीं पीता, और वो भी बिना दूध और कम शक्कर। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई भुवनेश्वर की मौत मर सकते हो, लेकिन उसके जैसी चाय नहीं पी सकते। मैं देखो, हम तो यारों के यार हैं, दोस्तों के सहारे सारी जिंदगी कटी है, अकेले तो हम भी नहीं पियेंगे। पर मैं ना भाई, तो एक घूंट भर लेना। तब तक एक शेर सुनो। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। गालिब का है, मिर्जा गालिब का। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। फरिश्ते ऊपर, फरिश्ते नीचे, फरिश्ते हमें आका तो बस फरिश्तों ने, इंसान उनमें कोई ना था। इन्हीं फरिश्तों का मारा हूं मैं। दीवाने गालिब में जान बसती है मेरी। सर चाय, आज इतनी रात में चाय, और वो भी काली। एक खाली कप और लाओ। खाली कप? ठंडा करके पीऊंगा उसमें, तुझे क्या जल्दी लाओ। चलो तब तक एक और शेर सुनो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश कदम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। सर ये खाली कप, अब कुछ और चाहिए तो बता दो। नहीं, जाओ। वैसे लगा पड़ा है, थक के पागल हो गया। हाँ,
सुना है कि तुम कविता भी लिखा करते थे। किससे सुना? नहीं, मतलब किताबों में पढ़ा है। ठीक पढ़ा है। और बाद में कहानियां और एकांकी ही लिखने लगे। कविता क्यों छोड़ दी? मैं छोड़ दी तुम्हारे और मजाज के लिए, अपने शायर दोस्त मजाज के लिए। हाँ, कविता तो छोड़ दी और इश्क? भाई कविता मैंने छोड़ दी और इश्क ने मुझे छोड़ दिया। भुवनेश्वर अकेला था, अकेला ही रहा। जानता हूं तुम्हारे साथ ही रहे कलम पेंसिलें, कागज के कुछ टुकड़े और उन पर लिखी इबारतें पढ़ तुमने जो भी कुछ लिखा इतना निर्मम, निष्करुण, कटु सत्य, और वो भी आज से लगभग 70-80 साल पहले, 1930 से 40 के जमाने में। कटु सत्य। जमाने का कटु सत्य। क्यों? तुम्हें डर लगता है? जिंदगी को अपने सामने अलिफ नंगा पाकर कांप उठते हो? साधारण जनता यथार्थवाद को देखकर पागल हो जाती है। जैसे बंदर अपना मुख दर्पण में देख। लोग जैसे मुझसे बचते रहे वैसे ही मेरे लेखन की यथार्थ, निर्वस्त्र यथार्थ। इतना बचना कि वो उपेक्षा बन जाए। क्यों? क्योंकि किसी शेरवानी के गुलाब पर कविता नहीं लिखता था, बड़े घरों की पुरोहिताई को साहित्यिक साधना नहीं समझता था, और कुल मिलाकर दुनिया के ही शब्दों में दुनियादार नहीं था। उलझ बैठता था। मठाधीशों से ये भूल करके आशीर्वाद देने वाले और राज्याभिषेक करने वाले यही लोग हैं। मठाधीश जमीनी फरिश्ते। मन में बेचैनी से जैसे डाल से टूटा पत्ता कभी इधर डोलता कभी उधर, निरुद्देश, शाम कहीं दिन कहीं रात। जीवन में घर नहीं पाए तो बस समय के कुछ थे। सामान के नाम पर जिस्म पर पहने कपड़े, जेल में रखा एक अदद कलम और हाथ में पकड़े कागजों के पीले। अजीब बन पाया। बैरागी से रात किसी छत के नीचे गुजारी है, स्टेशन पर खड़ी रेल के डब्बे में थी। कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बैरागी में। क्या मेरा बैरागी मन जी पाओगे? ऐसे भाव में होकर बनोगे भुवनेश्वर? मत भूलो, भावुकता कलाकार के लिए विश्व और स्टेज जीवन के लिए चुनौती। साहित्य और जीवन में कोई फर्क नहीं। फिर जीवन ही क्या? तुम तो भुवनेश्वर की मृत्यु को जीना। जब कोई जीवन ना जी पाए क्या करें? मृत्यु को जी, मृत्यु नहीं। अजीब जमाना है, सांस लेने की फुर्सत भी नहीं देते हैं लोग। एक नाटक खत्म नहीं हुआ कि चलो दूसरे में सेंध लगाओ। तुम यहां काट से बैठे क्या कर रहे हो? भाईजान ये अचकन उतारो, रिहर्सल सुबह होनी है, रात में नहीं। लो बोलो, बारात का आता पता नहीं और हमारे नौसे मियां यहाँ तैयार। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। अरे घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। तो तुम सोच क्या रहे थे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भुवनेश्वर, यहां भी भुवनेश्वर। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मेरी जान लेकर छोड़ेगा ये भुवनेश्वर। क्या हुआ? शाम को, आज शाम को, जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? ये सारी नाटक कंपनी की नौकरी जी चाहता जात मार के उधर। हुआ क्या? मैडम ने बुलाया था, मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, जब चाहे बुला सकती है। बुखार चढ़ा है उसे, भुवनेश्वर का बुखार।
ठीक से बताओ। अरे क्या यार हुआ? किसी ने फड़का दिया है उसे, दिमाग में घुस गया है उसके ये तुम्हारा भुवनेश्वर। ठीक से बता रहे हो या नहीं? अरे कहती है अगला प्रोग्राम चॉकआउट करो भुवनेश्वर पर। मैंने कहा मैडम हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, पर सुनती है क्या वो, बोली सरकारी ग्रांट मिली है, भुवनेश्वर के 3 नाटक करने हैं। अच्छा है, सरकार भी मरने के बाद मरने नहीं देती। मैंने कहा अरे कहाँ खो गए यार। मैंने कहा मैडम एक नाटक के 2 शो तो हम कल ही करने जा रहे हैं। बोले उसे भूल जाओ, वो तो समझो हो गया, अगले 3 लाओ। उनके हिसाब से वो तो भुवनेश्वर पर लिखा मौलिक नाटक था, इस बार भुवनेश्वर के 3 नाटक चाहिए। और जानते हो ये मंचन कब है? कब? 1 महीने बाद, यानी हाथ में है सिर्फ 30 दिन, इन उंगलियों पर गिनने के लिए। इन्हीं में खेलो, इन्हीं में चुनो सब कुछ। पागल हो जाऊंगा मैं। तुम घबरा क्यों रहे हो जाएगा ये। हाँ हाँ तुम तो कहोगे ही, पर होगा तब ना जब पता हो होना क्या है। सुन लेते हैं उनका कोई एकांकी। हाँ हाँ क्यों नहीं, खोली थी मैंने उनकी ये किताबें, दिमाग ठंडा गया मेरा। तुम यहाँ बैठो, पहले कुछ पी लो, तब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। 2 खाली गिलास लाना। भुवनेश्वर! सर ये खाली गिलास, अब कुछ और चाहिए तो वो भी बता दो, घर जाना है हमें। जाओ। बताओ कौन सा एकांकी चुना तुमने? यार रंग संकेतों से उभरू तो कुछ पढ़ू ना, परेशान हो गया मैं। इन नाटककारों का क्या है, कुछ भी लिख मारते हैं और हमें बांध देते हैं। हमारी फ्रीडम, हमारी स्पेस जाए भाड़ में। सुनो सुनो कैसे कैसे रंग संकेत देता है, सुनो। मौत की तरह व्यस्त। अब बताओ मैं बंदे को कैसे समझाऊं कि मौत कैसे व्यस्त रहती है। तो तुम जिंदगी की तरह कर दो, उसको तो जानते हो ना। देखो यार मजाक का वक्त नहीं, आगे सुनो। नौकर जो भाग्य के समान कांप रहा था। अब बताओ यार कांपते भाग्य को देखा है किसी ने? अब ये सुनो, अधेड़ आदमी का प्रवेश, उसके चारों ओर गृहस्वामी का हट है, मानो उससे किसी ने परमात्मा का स्वरूप पूछ लिया। ये पुराने लोग ऐसे रंग संकेत देते थे मानो निर्देशक भी खुद हों। अब ये सुनो, सहसा आपत्ति के समान एक 26 से 27 वर्ष की युवती का प्रवेश। अब बताओ यार ये आपत्ति कैसे चलकर आती है? कहाँ थे तुम? खाना खा लिया? हाँ तुमने? अरे तुमने खाना खा लिया? जवाब नहीं जानते क्या? बताना पड़ेगा। माय फुट, नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार था। वही स्त्री पुरुष संबंध, विवाह की गाड़ी के 2 पहिए जो किसी तरह जिंदगी को ढोते हैं। साझे की दुकान। ऐसा मैंने नहीं, मेरे एक पात्र ने कहा है। ये साझे की दुकान। थोड़ी बियर दो। मैंने कहा थोड़ी बियर दो। दे दो यार।
इतना कंफ्यूज मैं कभी नहीं हुआ। क्यों भाई, इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? सभी अच्छे उठा लो कोई भी और खेल लो। यार समझ में आए तब ना, आखिर वो कहना क्या चाहता है? यानी उद्देश्य? हाँ, इसे ही ले लो, तांबे के कीड़े। क्या है उद्देश्य? एब्सर्डिटी, व्यवस्था का ऊल जलूल चरित्र। एब्सर्डिटी, तुमने तो एब्सर्डिटी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तुम्हें नहीं लगता इसमें कोई भी समाज उठाकर कहीं भी रख दो असर बना रहता है? मतलब कैसे बताऊं तुम्हें? असल में समाज के निचले और ऊंचे दोनों तबकों को बहुत नजदीक से देखा था भुवनेश्वर में। समाज के नंगे यथार्थ की विसंगतियां, अंतर विरोध उन्हें सालते थे। वो स्वप्नभंग स्थिति में थे। रोमानी कुहासा उनके जहन से छट चुका था, इसीलिए समाज से जुड़ी उन विसंगतियों को उन्होंने अपने नाटक में ऐसे पिरोया और ऐसे अलग तरह से पिरोया कि एब्सर्डिटी के अर्थ के स्तर पर संगति पैदा की। हाँ, और ये क्यों भूलते हो कि समाज के हर स्तर पर हर फॉर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने नकार दिया। हाँ, और ठीक उसी तरह अरे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। अपना हथौड़ा और डायरी तो यहीं भूल गया। अरे सुनो सुनो सुनो, थोड़ी वहीं रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, ये खड़े। ये पकड़ो और इसमें से एक एक संवाद पढ़ देना, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। और सुनो, इस पे ये निशान लगे हैं ना, सिर्फ वो, ठीक है? कौन? मैं? सुनो, जब मैं इशारा करूं तब पढ़ना, ठीक है? हाँ, पढ़ दो ना यार। अब स्टेज डिजाइनिंग के साथ साथ संवाद भी बुलवाओगे? बोल दो यार, बोल दो। शुरू करते हैं, शुरू करें। तांबे के कीड़े। अकेले और बेसुरो सामान हम इस संसार में आए। कौन कौन यहाँ सदा अकेला नहीं रहा? किस किस ने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना? अकेले और बेसुरो सामान हम भूले हुए रास्ते तलाश करते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया है। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे एक अनजानी और अनहोनी शुरुआतें। हम सवाल उठाते हैं, हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश करते हैं ताकि फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। आओ हम इसे किसी बाजार में बेच दें। इस मृत्यु और नाश की निर्दयी केमिस्ट्री को क्षण भर के लिए खत्म कर दें कि हम फिर इन आंखों तलेरते सवालों से बच सकें। हम फिर वही भूली हुई भाषा याद करते हैं। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। हम सवालात पैदा करते हैं, सवालात जो वीरान सड़कों पर बिछे हुए जालों की तरह होते हैं। हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, अपनी पेंशनें नहीं। हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए। कितनी जोर से पानी आया है, मेरे सारे बीज सड़ जाएंगे। हमारी सबसे नई जात कांच के बीज, इन्हें बार बार बोना नहीं पड़ता। एक बार बो, 1000 बार काटो, ये सड़ते नहीं है, उगने से इनकार नहीं करते। शीशे के बीज कांच के बीजों से ज्यादा पायदार होते थे। ट्रेन ट्रेन रिक्शे वाला। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मैं दूसरों का बोझ ढोता हूँ। मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं आईने में अपना मुंह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। मैं एक थका हुआ अफसर हूं, मैं बहुत थक गया हूं।
अंधे कुएं में एक एक करके जैसे चीजें जमा हो जाती हैं, मरी हुई बिल्ली, बेबी का जांघिया, टूटा कनस्तर, ऐसे ही थकान मेरे अंदर समा चुकी है, एक अवसाद और थकान। अफसर, आगे देख के चलो, तुमने मेरा एक आईना तोड़ दिया। मैं अफसर, मैं बहुत थक गया हूं। जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए हैं, पर अब सिर्फ उंगलियां ही चटकाता हूं। कभी कभी मजाक भी चटका देता हूं। अंग्रेजी जानते हो? क्रैक अ जोक, क्रैक अ पिन। और तुम इस रिक्शे वाले का नाश करना चाहते थे? ये आदमी देख के नहीं चलता था, ठोकर लग गई और गिर गया। नहीं, हमको पीछे से ठोकर मारी गई। मैंने रिक्शे के आईने में साफ देखा। शायद वो ठोकर अब तक नजर आ रही हो। मैं सीटी बजाऊंगा। मैं अपनी सारी ताकत सीटी बजाने में खत्म कर दूंगा। नहीं, रुको, अभी सीटी नहीं बजाओ। दरअसल हमारे पति इतने मसरूफ रहते हैं कि कभी कभी अपने दिमाग को आराम देने के लिए उटपटांग बातें करते रहते हैं। अरे अब खत्म करो ये नाटक। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो 2-1 मिनट का एक नाच गाना और है, और इस गाने से अंत करने में नाटक लिखने वाले का क्या मतलब? मेरी समझ से तो पूरे नाटक से ही कुछ हल नहीं होता। ऐसा तुम कह रही हो? नहीं, भुवनेश्वर ने ऐसा ही कहा है इस एकांकी। ओह माय गॉड भुवनेश्वर! पूछे जाने पर नाटक लिखने वाला शायद कुछ इस तरह से जवाब देगा, जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मल कर देना। विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना, उसमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस को हासिल करके उसका दर्शकों पर ऐसा फीका असर उपजाना कि वो अपनी बुद्धि, नजर और विचार को उकसाए। लेकिन ये सब बेबात की बातें हैं। सभी न्यूरोटिक इसी तरह की बातें करते हैं। मेरी समझ में इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है। अरे वाह, तुम्हें भी इसका कोई संवाद याद है? अब भुवनेश्वर तो था ही, अब तुम दोनों भी न्यूरोटिक हो गए हो। वाह। हमें जो रुचता नहीं, हमारे विचारों के सांचे में जो अटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो क्या कहें? अरे इसमें तो गीत भी है। बीबी बोले नहीं, बोले नहीं, बीबी बोले नहीं। उमड़ रही बरसात में, उमड़ रही बरसात में, बीबी बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, बीबी बोले नहीं, बोले नहीं। उमड़ रही बरसात में, उमड़ रही बरसात में, बीबी बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, बीबी बोले नहीं, बोले नहीं। अरे बंद करो ये सब, आउट। एक ड्रिंक पिलाओ, एक ड्रिंक पिलाओ। खादिम नहीं हूं तुम्हारा। खादिम नहीं, पर खाविंद तो हो, पति परमेश्वर। लाओ, दो एक ड्रिंक।
है कोई कहानी जिसमें किसी स्त्री का मेन रोल हो? तुम भूल जाते हो, छोटी छोटी बातें तुम अक्सर भूल जाते हो। क्यों? आज तुम्हारा बर्थडे है या हमारी मैरिज एनिवर्सरी? जिंदगी को मजाक की तरह जियो तो जीना आसान हो जाता है। तुम भूल रहे हो कि मैंने भी भुवनेश्वर का सारा साहित्य पढ़ा है, तुम्हारे ही कहने पर, जिससे तुम्हारे नाटक में कुछ मदद हो सके। यार है कोई एकांकी या कहानी? श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, कैसा रहेगा? श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना। संवाद याद है तुम्हें? क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। अच्छा तुम यहीं रुको, हाँ? मैं आती हूँ। एक मिनट। कहाँ है सारा सामान? कहाँ रख देते हैं? यही रखा था मैंने अभी। जाने कहाँ रख देते हैं? ये लो, अभी तुम ये लो, ठीक है? मैं श्यामा हूँ और तुम मिस्टर पुरी, ठीक है? चलो। मैं श्यामा हूं, तुम्हारी पत्नी। तुम स्वस्थ तो हो? कैसा जाड़ा पड़ रहा है? तुम ओवरकोट भी नहीं पहनते। हीरा, साहब का लंबा कोट ले आओ। मनोज को चाय पिलाओ। वो नहीं पिएगा, उसे अपने स्वप्न का बड़ा शौक है। मुझे उसका इस तरह बालिकाओं के समान पल भर में प्रफुल्लित और शोकान्वित होना बहुत प्रिय लगता है। और उसका क्रोध अभी मुझसे बिगड़ रहा था। मैंने जरा सा मुस्कुरा कर देखा और बालिकाओं सा लजा गया। आज क्या वो जाएगा? हाँ, मैंने उसे कह दिया है। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या रखते हो। मैं उससे ईर्ष्या रखता हूं, उस अर्धबालिका से, जो हर समय अपने पुरुष होने के लिए क्षमा याचना करता है, जो केवल उस रुपहली रात्रि के स्वप्न की भांति है, जो जिंदगी और प्रेम को उतना ही कम जानता है जितना तुम मुझे। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं शम्मी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर, तुम्हारे प्रेम पर गर्व है, उसी का भरोसा है। आपको अपने ऊपर इतना गर्व है? आपको अपना इतना भरोसा है? नहीं, मुझे तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी महत्ता का विश्वास है, उसी का भरोसा है। तो फिर आप मुझसे प्रेम नहीं करते? ऐसा मत कहो शम्मी। परमात्मा के लिए एक क्षण के लिए भी अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालो। तुम मुझसे प्रेम भी करते हो और उस पुरुष से ईर्ष्यालु भी नहीं हो, जिसे प्रेम करना किसी भी स्त्री के लिए कितना सरल और नैसर्गिक है। जैसे बसंत का आगमन या प्रातः समीर में कलिका का खिलना। क्या तुम्हारे हृदय की भावनाएं और वासनाएं तुम्हारे शरीर से विलग है? क्या मनोज तुम्हें प्रेम करता है? किसी के हृदय की बात मैं क्या जानूं? और तुम? ये मुझसे अधिक तुम जानते हो। समाज के सम्मुख मैं तुम्हें प्यार करने के लिए उत्तरदायिनी हूं, और यदि मैंने विवाह करके जीविका के लिए अपने आप को नहीं बेचा है, यदि इस कठिन सत्य का तुम सामना नहीं करना चाहते, तो प्रेम तो मुझे चाहिए। अरे खत्म करो ये नाटक। नहीं, ऐसे नहीं। गिलास टूट भी सकता है। जारी रखो। अब मैं श्यामा नहीं, मनोज हूं, जिससे श्यामा प्रेम करती है। और तुम मिस्टर पुरी, श्यामा के पति। मिस्टर पुरी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी धर्मपत्नी से प्रेम करता हूं। अच्छा है, उसको सभी प्रेम करते हैं। वो इतनी सुंदर है, उसकी आत्मा इतनी पवित्र है। ठीक है। मैं हंसी नहीं कर रहा हूं।
तब तुम मुझ पर अन्याय कर रहे हो। यदि ऐसे कठिन और विकराल शब्द को तुम मजाक में नहीं कह रहे हो तो ये तुम्हारा अन्याय है मनोज। मिस्टर पुरी, ये आपका भ्रम है। मैं आपके अंतःस्थल में प्रविष्ट होकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि श्यामा आपकी नहीं मेरी है। पर उसे अभी अभी तुमने मेरी धर्म पत्नी कहा था ना, निर्लज, अधर्मी। आप सिर्फ मुझे कटु वचन कह सकते हैं और आप अपवचन भी कह रहे हैं, लेकिन श्यामा तुम्हारी नहीं, वो मेरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि समाज की एक हृदयहीन लौ विधि ने ही उसे तुम्हारी बनाया था। उसे पाने के लिए तुमने क्या त्याग किए हैं? तुम्हारा उस पर क्या स्वत्व है? मैं उससे प्रेम करता हूं। तुम मुझसे प्रेम करते हो और इस विडंबना को अपने जीवन का अंग बनाए हुए हो। रे विडंबना, विडंबना! तुम लोग क्या थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? अरे प्लीज रहम करो मुझ पर। न जाने क्यों जीवन और मृत्यु को लोग एक दूसरे का विलोम मानते हैं, पर कुछ के लिए तो वो एक बटी हुई रस्सी है जिसमें इतने बल पड़ चुके हैं कि उसके रेशों को अलग करना लगभग नामुमकिन सा है। इसलिए मृत्यु कभी कभी जीवन लगती है और जीवन एक मुसलसल मौत बन जाता है। जीवन से वो निपटारा कर चुका था, मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी समय के मुंह पर थूक कर जीवित था वो। जीवन से वो निपटारा कर चुका था, मौत भी उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी समय के मुंह पर थूक कर जीवित था वो। भुवनेश्वर, सोचता हूं कोई कहानी ले लूं। हाँ, इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी हिंदी में मौलिक नाटक तो है नहीं, इसी बहाने की ओट में लोग कहानियों का मंचन कर रहे हैं। तो बता फिर कौन सी कहानी लूं? चलोगी नहीं? सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है, अब जाकर क्या करेंगे? आज यहीं सो जाओ। ठीक है, तो फिर मैं ग्रीन रूम में सोती हूँ। भेड़िए का मंचन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कहानी में दम बहुत है। और ये सूर्य पूजा कैसी रहेगी? सूर्य पूजा, सूर्य पूजा, सूर्य पूजा। लगता है किताब तुमने भी पढ़ी है। ये हाँ। निशान तुम्हारे ही ना हरे पेन से? जरा इसे पढ़ो। पूरी कौन पढ़ेगा यार, जहां निशान लगा है वही पढ़ देता हूँ। हाँ, ठीक है। ये तो नरक है डॉक्टर, नरक। ये मुर्दों की बस्ती है, ये भरा पूरा शहर मुर्दों की बस्ती है। बाज मर्तबा मैं सोचने लगता हूं कि शहर है ही नहीं, ये कोई प्रेत है। क्या ये मुमकिन है डॉक्टर? हजारों हजारों आदमी इस मनहूस सी दुनिया में सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? माताएं प्रसव की मुसीबत आखिर क्यों झेलती हैं? फर्ज करो कि ये बस्ती गारत हो जाए, इसका नामो निशान मिट जाए, खत्म हो जाए। गोबर की चोट की तरह बारिश में घुलाकर बहा दिया, गोबर की चोट की तरह बारिश में घुलाकर बहा दिया गया, लेकिन दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई जानेगा भी नहीं कि घूरे पर गोबर का एक चोट नहीं रहा, कोई जानेगा भी नहीं कि घूरे पर गोबर का एक चोट नहीं रहा। और कोई जाने भी क्यों? और कोई जाने भी क्यों? थोड़े से क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर, थोड़े से क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर, और हर एक शहर में बिल्कुल ऐसे ही, और हर एक शहर में बिल्कुल ऐसे ही क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर है। क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही। ये इतने डुप्लीकेट कॉपियां आखिर क्यों हैं? ये इतनी डुप्लीकेट कॉपियां आखिर क्यों हैं? यार तुम तो भुवनेश्वर हो रहे हो, पूरे के पूरे भुवनेश्वर। अरे यार क्या बोलते हैं दिवस? क्या हुआ होगा? अरे कुछ नहीं, कॉकरोच या छिपकली होगा, देखता हूँ। क्या देख रहे हो बस? इसे विवाह कहते हैं, बंधन। क्या क्या इसमें सुख नहीं? सुख, विवाहित जीवन में सुख केवल उस अहंकार का नाम है जो स्त्री को पुरुष पर और पुरुष को स्त्री पर विजय पाने में आता है।
ऐसा तुमने नहीं, तुम्हारे एक पात्र ने कहा है। चलो, सुख की तो व्याख्या हो गई, लेकिन उस दुख का क्या जिसे तुम पेन और पेन के श्लेष की तरह इस्तेमाल करते हो? एक कलम और दूसरा दर्द, पेन और पेन। भुवनेश्वर को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश रही है, बड़ा भी खूब। पेन और पेन, वो पेन जो मेरे पेन के माध्यम से बाहर चला आता था। हाँ, अब तो तुम मेरे दोस्त हो गए हो, मैं तुमसे अपने दर्द की बात कह सकता हूं। 2 रुपए देना। क्या? 2 रुपए अपनी जेब में हाथ डालो। 2 रुपए दो मुझे। नहीं, ये नहीं, सिर्फ 2 रुपए, ना एक कम ना एक ज्यादा। लेकिन सिर्फ 2 ही क्यों? हाँ, सिर्फ 2 रुपए, एक रोटी के लिए और एक बेखुदी के लिए। बेखुदी? हाँ। ओहो, समझा। ये वो जमाना नहीं है भाई कि तुम 2 रुपए में रोटी और बेखुदी का सामान जुटा दो। तुम एक काम करो, तुम ये 100 रुपए रख लो। अरे अपनी जेब में रखो, अपने पैसे और अपना जमाना समझे। मैं किसी और दोस्त से ले लूंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ। आओ मैं तुम्हें भोजन करा दूं। भोजन कराओगे? तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? हाँ, भोजन कराओगे और हर निवाले का ठूस दोगे एक नसीहत कि देखो भुवनेश्वर, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये दुनिया है और सबको जो है बस ऐसे ऐसे कर लो, वैसे वैसे कर लो। हाँ, मुझे पागल समझ रखा है। जाओ, मैं जा रहा हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम तो नाराज हो गए। अगर तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम यहां बैठो। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने लगा लिया। डर गए गुस्से? किसके गुस्से? भूत के गुस्से से। मैं भुवनेश्वर नहीं हूं, उसका भूत हूं। भूत? मैं भुवनेश्वर नहीं हूं, मैं उसका भूत हूं। तुम भूत नहीं हो। क्या नहीं हो? क्या मैं भुवनेश्वर नहीं? हाँ, तो आज कैसे हो सकता हूँ? भूत ही तो हुआ। तुम मेरा ख्याल हो। तुम मेरा ख्याल हो मेरा। ख्याल? दाढ़ी मुंह से निकल आई, मगर हो भी बच्चे। ख्यालों से बड़ा भूत भला कौन हो सकता है? ऐसे चिपकता है, ऐसे चिपकता है कि दम लेकर दम लेता है। सच कहता हूं, बेदम कर देता है, जिस्म को भी और दिमाग को भी। जानता हूं भुवनेश्वर, तुमने आजीवन बहुत दुख झेला है। ऐसा जीवन जिया है जहां अपने भी बेगाने थे। कभी कभी सोचता हूं उस 1.5 साल के बच्चे के बारे में, जिसकी मां ने उसको छोड़ दिया। फिर उसकी क्या कभी किसी की भी कोई शीतल छाया न मिली उसको। मां के बारे में सोचता हूं तो याद आती है वो अंगीठी, मां की एकमात्र निशानी, वो अंगीठी। तुमने एक कविता भी लिखी थी अंगीठी पर। ये टूटी फूटी जीर्ण अंगीठी मेरे शैशव की स्मृति है। ये जो निज सूनेपन में उपहासित रीति रीति है। आज न मेरे उर में अग्नि और न मेरे उर में आशा। बने हुए हैं हम तुम दोनों किस बीते युग की परिभाषा। ठहरो, मैं तुम्हें वो आंगन और आंगन में रखी अंगीठी बना के दिखाता हूं। सुना है कि चित्रकला का शौक भी रखते थे तुम, है ना? बहुत से चित्र बनाए हैं, लेकिन सब खो चुके हैं। इसका दुख कहीं बचे होंगे। तुम्हें कैसे पता? ये मतलब मैं किताबों में पढ़ा है। लगता है मुझे अपने बारे में जानने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। हाँ, और फाड़ा के नाम से भी कविताएं लिखते थे तुम, है ना, अंग्रेजी में। वो भी सब खो चुकी है। संभाल नहीं पाए हम उन्हें, जैसे तुम्हें। बहुत रचा, बहुत खोया। अपनी रचनाओं का ऐसा ईश्वर था मैं कि उन्हें रचकर उन्हें संभाल भी ना पाया।
लेकिन इस बात का मुझे कोई गम नहीं। लेकिन सपने मैंने आखिरी दम तक नहीं खोए। Statesman, warrior, king, earth lord, throned high above the cringing crowd, but I plead the real God. Amid the salt of this mother earth, I plead the real God, my boy. Drank out of the cup of the sky, I filled the ball with a laughter wide. But it disbands me to dream. The poverty grinds, misery is my lot. Curse me. क्या बात पैदा की। Misery is my lord. सपने देखते देखते मैं चूक जाऊं। भुवनेश्वर, क्या ये सच है कि तुम्हारी विमाता ने तुम्हें बहुत दुख दिया है? विमाता? हाँ, बताओ ना भुवनेश्वर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी विमाता तब तक विमाता नहीं हो सकती जब तक पिता अपने ही पुत्र का विपिता ना हो जाए? जब पिता अपने ही पुत्र का विपिता होने की उपेक्षा करता होगा तभी तो कोई विमाता विमाता होती होगी ना। विमाता की बात करते हैं। क्या विमाता सिर्फ विमाता होती है? और उसका क्या जो जीवन में कदम कदम पर आपके साथ विमाता का सा व्यवहार करते हैं, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी मेहनत को सायास कुचल देते हैं, आपकी हस्ती को मिटा देने का प्रण करते हैं? क्या वो विमाता नहीं? और वो साजिश के कोई पत्र पत्रिका मेरा लिखा एक शब्द न छापे, क्या वो विमाता का व्यवहार नहीं? मुझे ये व्यवहार पग पग पर मिला, इसका अनुभव है मुझे। अनुभव मनुष्य जीवन की हार है। संसार का कोई भी अप्रिय सत्य जब मनुष्य को पूर्णतः परास्त कर देता है तो उसे अनुभव कहते हैं। जीवन की राहों में खूब भटका हूं बंधु, एक जेब में अनुभव और दूसरी जेब में कभी ना फलने वाले सपने। ये विमाता का व्यवहार तो पुरस्कार है मेरी प्रतिभा के लिए। नहीं 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 भुवनेश्वर, देखो देखो, ऐसा नहीं है। तुम कल थे, मैं आज हूं, और कल मैं तुम्हें फिर से इस मंच पर जीऊंगा और मरूंगा। किसके लिए जान दे रहे हो? एक नाटक के लिए। उस नाटक में भुवनेश्वर का किरदार निभाने के लिए न जाने कितने हफ्तों से तुम भुवनेश्वर का जीवन और उसका साहित्य पढ़े जा रहे हो, सारा दिन उसे जीते हो। क्यों? श्रेष्ठ अभिनय करने के लिए कि दर्शक तुम्हारे साथ साथ चलें और तुम्हारी मौत पर रोएं। तुमने अपने चेतन और अवचेतन को एक कर लिया है। किस लिए? मैं इस नाटक का अभिनेता रंगमंच की इस दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि श्रेष्ठ अभिनय क्या होता है, कैसे सजीव किया जाता है कोई भी किरदार स्टेज पर। मैं इस नाटक का अभिनेता सुबह शाम अपनी नहीं भुवनेश्वर की सांस जीता हूं। मेरे सीने में उसी का दिल धड़कता है, मेरे दिलो दिमाग पर बस एक वही छाया हुआ है, बस भुवनेश्वर। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। भुवनेश्वर की मौत किसी आवारा सड़क पर या ऐसे ही किसी धर्मशाला की सीढ़ियों पर नहीं, तुम अपने लिए खुद वो राह चुन रहे हो। तुम उसी दिशा में जा रहे हो। मरोगे तुम, भुवनेश्वर की मौत ही मरोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। यहां एक्सीलेंस किसी को रास नहीं आती। ये मीडियोकर लोगों का जमाना है। यहां सिर्फ मीडियोक्रिटी भाती है। हाँ बिल्कुल हाँ, कल तुम भुवनेश्वर बनोगे, दर्शक तुम्हें देखेंगे और ढेर सारी ताली बजाकर चले जाएंगे। फिर वही, अगर तुम दुनियादार नहीं हुए तो तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन दिया जाएगा कि तुम उसमें अपने आप फंस जाओगे। भविष्य में बेहतरीन रोल मिलेंगे और तुम दर्शकों की तालियां अपनी जेब में ठूस कर निर्देशकों के दरवाजे खटखटाओगे। सड़कों पर घूमोगे आवारा बनकर और धीरे धीरे जन्म लेगा एक और भुवनेश्वर। ये कहने को तो भारत में एब्सर्ड नाटकों का जनक और हिंदी एकांकी का इब्सन, पर असल में है पागल पेक्षित भिखारी। देखो सामने 4 बाग स्टेशन की ओर।
लखनऊ का 4 बाग स्टेशन पर बैठा भुवनेश्वर, हाथ खाली, पेट खाली, तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 5721 लखनऊ में अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 57 ये लिहाफ मुझे दे दो, ये लिहाफ मुझे दे दो, ये लिहाफ मुझे दे दो। सुनो सुनो, वो लिहाफ दे दो उसे, वो लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। अरे बहुत ठंड है, उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। बहुत ठंड है, उसे लिहाफ दे दो, मर जाएगा। शीत युद्ध, साहित्य में भी शीत युद्ध और जीवन में भी शीत, कोल्ड वार, कड़ाके की ठंड। उसने मांगा तो उसे लिहाफ ना मिला, कहीं कभी नहीं, कहीं। सुनो सुनो, उसे लिहाफ दे दो, सुनो सुनो, उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। उसे लिहाफ दे दो, अरे उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। वहाँ उसे ठंड लग रही है, वो मर जाएगा। बहुत ठंड है, उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। उसे लिहाफ दे दो, अरे कोई नहीं, वो मर जाएगा। उसे लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। कोई नहीं, लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। कोई लिहाफ दे दो, वो मर जाएगा। चलो यार, जल्दी आओ, पानी कौन मर जाएगा, वो मर जाएगा। उसे लिहाफ दे दो। और भुवनेश्वर यूं ही ठिठुरते रहे, लिपटे सर्द पास थी बेचारों की आंख, देखते हुए देख पाए देश आए, दूर से ही आगामी भुवनेश्वर की लता, भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर